HSLL, that is higher the price of the commodity, smaller is the quantity demanded, lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded. Advertisement, जो दिखता है वो दिखता है, जो दिखता है वो, अरे जो दिखता है वो, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे, अरे प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे। पूरे चैप्टर को यही मंत्र लेके चलने वाला है दोस्तों। So today's task is to cover maximum IMP questions from chapter number 3A, demand analysis. Demand analysis carries 8 marks and elasticity of demand, that is 3B, carries 8 marks. तो टोटल चैप्टर 3 16 मार्क्स का वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसीलिए पूरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसकी बुनियाद ही चैप्टर 3A से होती है, दैट इज डिमांड एनालिसिस से। अगर हमें डिमांड पता चला, समझ में आया, तो हम इलास्टिसिटी भी आसानी से समझ जाएंगे। और इसीलिए व्हाट इज डिमांड, ये सवाल आपको कोई पूछे तो कहना है इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा, और उस इच्छा के साथ साथ विलिंगनेस और काबिलियत, एबिलिटी टू पे। इच्छाएं बहुत सारी होती हैं और आम भाषा में डिजायर को ही डिमांड कह दिया जाता है, बट ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। ऑल डिजायर्स आर, मतलब एक बेगर है, एक भिखारी है जो सपने देख रहा है मर्सिडीज के, तो वो डिजायर है, लेकिन वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हर डिजायर डिमांड नहीं हो सकता। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस, कि हाँ मैं खरीदने वाला हूं या खरीदूंगा, एंड द एबिलिटी टू पे, यानी पैसा देने की काबिलियत। ये जब तीनों का ट्रायो बनता है तो होती है डिमांड। तो व्हाट इज डिमांड? डिजायर प्लस एबिलिटी विलिंगनेस, डिजायर प्लस विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, डिजायर प्लस विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। दोस्तों, जब ये तीनों मिलते हैं तो पर्सन डिमांड करता है, और कॉमनली ये देखा गया है कि डिमांड ये बहुत सारे फैक्टर्स से जुड़ी हुई है। हम जो भी डिमांड करते हैं, आप मैं कॉमन कंज्यूमर की तरह, वो डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स से डिटरमाइंड है। बहुत सारी चीजों की वजह से हमारी डिमांड बदलती रहती है, हमारी डिमांड में उतार चढ़ाव होता रहता है, और इसीलिए अपना इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट आंसर है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। हमारी डिमांड क्यों बदलती है, हमारी डिमांड कब बदलती है, किन वजह से बदलती है, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजंस डज दिस डिमांड चेंज, is the answer for today. That is the first answer, determinants of demand. टोटल 11 पॉइंट का आंसर है, बहुत ही प्यारा आंसर है, बहुत इजी आंसर है, एंड दिस सेट्स द टोन फॉर द होल चैप्टर। डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, आंसर का नाम पिंस ईट लॉट। क्या? पिंस ईट लॉट। क्या? पिंस ईट लॉट। क्वेश्चन का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, आंसर का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और आंसर है पिंस ईट लॉट। क्या? पिंस ईट लॉट। क्या? पिंस ईट लॉट। पी से प्राइस, प्राइस प्राइस, पी से प्राइस, प्राइस प्राइस, पी से प्राइस। दोस्तों याद रखिए, प्राइस ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं, एक बार प्राइस तो देखते ही हैं कि कितने का है, और उससे हमारी डिमांड तय होती है, एंड दैट इज व्हाई प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। प्राइस जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर बन के सामने आता है। कंज्यूमर्स प्रेफर टू परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज लेस, and they purchase a product in small quantity when the price is high. और इसी से अपना मंत्र निकलता है क्या? प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे, अरे प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे। पूरे चैप्टर को यही मंत्र लेके चलने वाला है दोस्तों। बहुत ही इजी और सिंपल फंडा है कि प्राइस जब ऊपर है तो डिमांड नीचे है, और प्राइस जब नीचे है तो डिमांड। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि सस्ता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, और जब प्राइस ज्यादा है, जब महंगा है, तो लोग कम खरीदते हैं, एंड दैट इज व्हाट इट इज, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स डिमांड। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? पी से प्राइस। उसके बाद आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स।
ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, चाय और कॉफी, कोलगेट और दंतकांति, बाबा रामदेव। दोस्तों ये प्रोडक्ट जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं, और इसीलिए इनके प्राइस भी डिमांड पे असर डालते हैं। आप दुकान में गए थे कोलगेट लेने, लेकिन आपने देखा यार ये जो नया मार्केट में आया है ना, ये तो सस्ता मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, इसको ट्राई करके देखता हूँ। कोलगेट से महंगा, कोलगेट तो महंगा है, कोलगेट से सस्ता मिल जाएगा ये। So sometimes substitute goods also affect your demand और price of substitute की इसीलिए यहाँ पर बात की गई है। If a substitute good is available at lower price, then people will demand cheaper substitute goods than costly good. लोग अक्सर सब्स्टिट्यूट पसंद करेंगे अगर वो सस्ते में मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस देन डिमांड फॉर जैगरी विल राइज। अगर शक्कर महंगी हो जाती है तो लोग गुड़ से भी काम चला लेंगे, क्योंकि मिठास तो दोनों में ही है। तो दिस इज व्हाट अ कॉमन कंज्यूमर थिंक्स लाइक। पी से प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, पी से प्राइस और प्राइस ऑफ, उसी तरह पी से प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? तो दोस्तों वो गुड्स जो एक साथ डिमांड किए जाते हैं, वो गुड्स जिनकी जॉइंट डिमांड है, एक काम के लिए दोनों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कार और फ्यूल, जैसे मोबाइल तो चार्जर, जरूरी है दोनों ही लेना पड़ेगा। एक की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो दूसरे की डिमांड पे भी असर पड़ता ही। आज पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है तो कार की बिक्री भी कम होने लगी, लोगों ने कार खरीदना कम कर दिया है। इसका रीजन क्या है? लोग सोचते हैं कि यार इतना महंगा पेट्रोल डीजल डालेंगे, उससे अच्छा तो ओला उबर करके चले जाएंगे। So somewhere or the other, prices of complementary goods also affect the demand. Change in the price of one commodity would also affect the demand for other commodity. For example, car and fuel. If the price of fuel rises, then the demand for cars fall. PPP समझा क्या? क्वेश्चन का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। व्हाट आर वी स्टडिंग? वी आर स्टडिंग दोस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट डिमांड। ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड पे असर डालते हैं। आंसर का नाम पिंस ईट लॉट। आंसर का नाम पिंस ईट लॉट। पी से प्राइस, प्राइस प्राइस, पी से प्राइस, नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे। याद आ रहा है? When price rises, demand falls, and when price falls, demand rises. फिर दूसरा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और तीसरा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पिन के अंदर एन से, सॉरी आई से इनकम, इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम। सिंपल है एकदम। जेब में मनी है तो ही तो हनी है। इफ यू हैव इनकम ओनली देन यू कैन डिमांड मोर। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप कुछ भी खरीद लेंगे, कुछ भी परचेज कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन देयर इज मोर इनकम देयर इज मोर डिमांड। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स द परचेजिंग पावर व्हिच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड। राइज इन इनकम विल लीड टू, अरे राइज इन इनकम विल लीड टू फॉर अ कमोडिटी, एंड फॉल इन इनकम विल लीड टू फॉल इन डिमांड। याद रहेगा क्या? एकदम इजी पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है। पी से प्राइस, प्राइस प्राइस, आई से इनकम, पी से प्राइस, प्राइस प्राइस, आई से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर, प्रोडक्ट कितना जरूरी है, उसका नेचर कैसा है, क्या वो नेसेसिटी है, क्या वो कंफर्ट है, क्या वो लग्जरी है। नेसेसिटी रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजों में होती है, कंफर्ट एसी और वॉशिंग मशीन में होता है, और लग्जरी एसी गाड़ी और आईफोन में होता है। समवेयर और दी अदर दोस्तों डिपेंड करता है नेचर पे कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी। अगर वो बेसिक नेसेसिटी है तो उसकी डिमांड हमेशा बरकरार रहेगी। दवाइयां, ब्लड प्रेशर की गोलियां महंगी भी हो गई तो लोग खरीदेंगे ही, क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं पाएंगे। समवेयर और दी अदर उसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है, प्राइस कैसी भी हो। लेकिन एसी कार है या वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, ये कंफर्ट और लग्जरी वाली चीजें हैं, इनके डिमांड में उतार चढ़ाव आता रहता है, क्योंकि इनके बिना भी काम चल जाता है। So somewhere or the other दोस्तों, if a commodity is necessity and its use is unavoidable, then its demand will continue to be the same irrespective of the corresponding price. अगर वो जरूरत है, नेसेसिटी है, तो उसका प्राइस नहीं देखा जाएगा, उसकी जरूरत के हिसाब से उसे हमेशा डिमांड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, मेडिसिन टू कंट्रोल, याद रहेगा क्या एग्जाम्पल के साथ? एन के बाद आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ
साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा, डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम। अपने देश में सब कुछ बिकता है, क्या रीजन है? पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। आज दुनिया का हर देश अपने साथ व्यापार करना चाहता है, रीजन क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा है। एवरी कमोडिटी विल बी सोल्ड हियर। हर चीज का यहाँ पर डिमांड है, हर चीज का यहाँ पर मार्केट सेगमेंट है। And that is why size of population is also a factor affecting demand. Larger the size of population, greater will be the demand for a commodity, and smaller the size of population, smaller will be the demand of a commodity. Pins समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन का नाम क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। पिंस ईट लॉट। पी से प्राइस, प्राइस प्राइस, आई से इनकम, एन से नेचर, एस से साइज ऑफ पॉपुलेशन। पिन समझा? एवरीबडी गेटिंग इट? ऑल ऑफ यू? बहुत इजी आंसर है, इंपॉर्टेंट आंसर है, क्योंकि इससे जुड़े हुए आगे के आंसर आने वाले हैं। चैप्टर का नाम है 3A डिमांड एनालिसिस, और काम फिट मामला हिट। और एग्जाम को अगर सुपर हिट करना है तो हर टाइप के कॉलेज के एग्जाम में इस चैप्टर के बिना पेपर सेट ही नहीं हो सकता है। 3A डिमांड एनालिसिस अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू। और इसीलिए ये पहला आंसर शुड सेट द टोन, लिख के इसका प्रैक्टिस करना ही है। पिंस ईट लॉट। पी से प्राइस, प्राइस प्राइस, आई से इनकम, एन से नेचर, एस से साइज ऑफ पॉपुलेशन, एस से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ई से एक्सपेक्टेशन, ई से एक्सपेक्टेशंस हर्ट। याद रखिए दोस्तों, कटेगा तो सबका। जब आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो डिमांड तो ऊपर नीचे होगी ही होगी। समवेयर और द अदर व्हेन यू एक्सपेक्ट a certain change in price in the future, you might affect the current demand. अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं एसी अभी नहीं लेंगे भाई, एसी तो ठंडी में लेंगे तभी सस्ता होगा, आप अभी खरीद नहीं रहे हो ये सोच के कि बाद में सस्ता होगा। महंगा तभी भी है, अभी भी है, लेकिन आप परचेज नहीं कर रहे हो क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपने अभी की डिमांड पे असर डाल दिया। सिमिलरली शेयर बाजार में आप सोच रहे हो कि अरे यार ये शेयर का भाव बढ़ने वाला है, इसको खरीद ले, ये शेयर का भाव बढ़ने वाला है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसका भाव बढ़ेगा, अभी भी बढ़ा हुआ ही है, लेकिन आप अभी खरीद लेते हो। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और बढ़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन से अभी की डिमांड पे असर पड़ता है। गोल्ड के मामले में भी हम देखते हैं सोने का भाव कितना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं। आज के बजट में कम हुआ है, मोबाइल और चार्जर तो कम हुआ है ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो समवेयर और दी अदर दोस्तों, जब जब सरकार अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाती है तो उस पर असर होता ही है। एंड दैट इज व्हाई ये पॉइंट जो है एक्सपेक्टेशन वाला, ये लोगों के कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। If the consumer expects the price to fall in future, he will buy less in the present at the prevailing price. Similarly, if he expects the price to rise in future, he will buy more in the present at the prevailing price. अरे समझा क्या? पक्का समझा क्या? Everybody. ई के बाद ए, एडवर्टीजमेंट। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो, अरे जो दिखता है वो, याद रखिए दोस्तों, इन्फ्लुएंस कर लेता है एडवर्टीजमेंट एक कंज्यूमर के दिमाग को। और जब इन्फ्लुएंस होते हैं तो हम सोचते हैं यही प्रोडक्ट होना चाहिए, यही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। And when advertisement can influence you, it can change your demand also. Advertisement, sales promotion scheme, and effective salesmanship tend to change the preferences of the consumers and lead to demand for many products. For example, cosmetics, toothbrush, etc. ऐसी कई चीजों की एडवर्टीजमेंट आने की वजह से हम उन्हीं की डिमांड करते हैं। ई ए समझा क्या? टी से टेस्ट हैबिट फैशन, टी से टेस्ट हैबिट फैशन, टी से दोस्तों टेस्ट बदला, डिमांड बदली, हैबिट बदली, डिमांड बदली, फैशन चेंज तो डिमांड चेंज। पहले का फैशन अलग था, कपड़े पहनने का ढंग अलग था, तरीके अलग थे और डिमांड अलग थी। बेल बॉटम की लोग पैंट डिमांड करते थे, अब नैरो फिट पैंट आ गई है, लो वेस्ट जीन्स आ गई है। अभी का फैशन अलग है तो अभी की डिमांड अलग। टेस्ट लोगों का अलग अलग होता है तो डिमांड लोगों की अलग होती है। किसी को सेव पूरी पसंद है, किसी को दही पूरी पसंद है, तो कोई पानी पूरी से खुश है। जिसका जैसा टेस्ट उसकी वैसी डिमांड। समवेयर और दी अदर दोस्तों, योर टेस्ट हैबिट एंड फैशन आल्सो अफेक्ट्स द डिमांड। टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इफ अ कंज्यूमर लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स और कंज्यूम टी, he will demand more of them.
चाय की चुस्की अगर आपको पसंद है तो आप तो चाय पीते रहेंगे क्योंकि आपका टेस्ट ही आपकी डिमांड है. सिमिलरली व्हेन अ न्यू फैशन हिट्स द मार्केट द कंज्यूमर डिमांड्स दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटी. इफ अ कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन, अगर कोई चीज फैशन से बाहर हो गई तो फिर आप उसका डिमांड नहीं करने वाले हैं. देन सडनली द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल. समझा क्या? ईट समझ में आ रहा है क्या? ई से एक्सपेक्टेशन, ए से एडवर्टीजमेंट और टी से टेस्ट हैबिट फैशन. पिंस ईट लॉट. क्या? पिंस ईट लॉट. क्या? पिंस ईट लॉट. पी से प्राइस प्राइस प्राइस. पी से आई से इनकम, एन से नेचर, एस से साइज ऑफ पॉपुलेशन. साइज ऑफ पिंस याद हो गया. ईट एक्सपेक्टेशन, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट हैबिट फैशन. डन डन डन. आगे बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी 2 पॉइंट्स की ओर. एल से लेवल ऑफ टैक्सेशन. आज ही बजट आया है. जिन चीजों पे ज्यादा टैक्स वो हो गई महंगी और जिन पे टैक्स घटाया गया वो हो गई सस्ती. सिंपल है ना. सरकार की योजना है, सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी भी तो असर डालती है. लेवल ऑफ टैक्सेशन जिस पे बढ़ गया उसका प्राइस बढ़ जाएगा और जिसका प्राइस बढ़ गया उसका डिमांड नीचू 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 नीचू. याद है? प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, है ना. और वही यहां पर बताया गया. हायर रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज. दिस इन टर्न वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज एंड वाइस वर्सा. याद रहेगा? पक्का समझा प्रतीक? पक्का. आखिरी पॉइंट पे आते हैं दोस्तों. ओ से अदर फैक्टर्स. ओ से अदर फैक्टर्स. ओ से अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स में वो बोलता है क्लाइमेट बदलता है तो डिमांड बदलती है. आज बारिश का मौसम है तो लोग रेनकोट और छतरी डिमांड कर रहे हैं, है कि नहीं. समर सीजन हो, विंटर सीजन हो तो डिमांड अलग होगी. सिमिलरली चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. पहले लोग टाइपराइटर डिमांड करते थे, टाइपराइटर से टाइपिंग होती थी. अब कंप्यूटर के कीबोर्ड से ही काम हो जाता है, फटाफट से टाइपिंग हो जाती है, इजीली डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है. समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरली गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसा मैंने अभी बताया, ये भी एक बड़ा फैक्टर है. सरकार की योजना है, सरकार की धारणा है, सरकार की योजना, ये सब भी डिमांड पर असर डालती है. और आखिर में कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. क्या? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. हमारा जो कस्टम है, रीति रिवाज है. अभी जैसे हमारा भाई शादी करवा के आया तो शादी में, हिंदुओं की शादी में अलग डिमांड है, दूसरे किसी रिलीजन की शादी है तो अलग डिमांड है. वहां पे रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, वहां पर अलग डिमांड होगा. वेज खाने की डिमांड हिंदुओं की शादी में होगी, नॉन वेज खाने की डिमांड दूसरे शादियों में होगी. समवेयर और दी अदर कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस की वजह से भी डिमांड बदलता रहता है. कपड़ों का डिमांड बदलता रहता है. ऐसे अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं और इसीलिए ये सारे अदर फैक्टर्स हमें बताते हैं कि कैसे डिमांड चेंज होता है. डन डन डन. तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने 11 पॉइंट का आंसर देखा. क्वेश्चन का नाम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. क्या? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो आस्क्ड एज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. आंसर का नाम पिंस ईट लॉट. आंसर का नाम, आंख बंद करके जरा मेरे साथ. पी से प्राइस प्राइस प्राइस. पी से पहला प्राइस, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे. उसके बाद प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. उसके बाद प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. आई से इनकम. आई से एन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट. एन से एस से साइज ऑफ पॉपुलेशन. एस से साइज ऑफ ईट के अंदर ई से एक्सपेक्टेशन. ई से ए से एडवर्टीजमेंट. ए से टी से टेस्ट हैबिट फैशन. टी से उसके बाद एल ओ टी. एल से लेवल ऑफ टैक्सेशन. लेवल ऑफ, और ओटी बोले तो अदर फैक्टर्स. ओटी बोले तो अदर फैक्टर्स. ओटी बोले तो डन डन डन. एवरीवन 2 मिनट लो, शांति से सारे पॉइंट्स पढ़ो. लिख के जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा. फटाफट रीड करो फिर अगला आंसर करते हैं. यस, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड. एज यू ऑल नो, किसी भी लॉ को लिखने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है. और वो फॉर्मेट जब आप फॉलो करते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सबसे पहले होता है हर लॉ के अंदर इंट्रोडक्शन.
और अगर इस लॉ का इंट्रोडक्शन हम देखें तो लॉ का इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल, सरल और इजी भाषा में कहा गया है दैट द लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। किसने लॉ दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। कहां दिया है? इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इन हिज बुक दोस्तों which was published in 1890। ये तीन मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। This law was introduced by Alfred Marshall, published in his book Principles of Economics। कब आई थी ये बुक? 1890। याद रहेगा क्या? ये तीन चीजें बहुत बेसिक हैं। ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? तो एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप। एक्सप्लेन्स व्हाट? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। बिटवीन प्राइस एंड फंक्शनल मतलब क्या? फंक्शनल रिलेशन मतलब डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। समवेयर और द अदर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर जब डिपेंड हो जाता है और उसकी वजह से उस पर असर पड़ता है तो उसे फंक्शनल कहते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि प्राइस नाम का वेरिएबल और डिमांड नाम का दो वेरिएबल है और ये वेरिएबल एक दूसरे की वजह से अफेक्ट होते रहते हैं। प्राइस की वजह से डिमांड पर असर होता रहता है और इसीलिए यहां पर हम फंक्शनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं अबाउट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, 1 मार्क अपने को देके जाता है। दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड इन 1890। पब्लिश्ड इन दोस्तों याद रखने का है, दिस लॉ एक्सप्लेन्स क्या? दिस लॉ एक्सप्लेन्स क्या? दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप। कैसा रिश्ता? फंक्शनल रिलेशनशिप। कैसा रिश्ता? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। 1 मार्क खत्म। इसके बाद आते हैं अपन अपने स्टेटमेंट पे। बहुत कड़क स्टेटमेंट है, बहुत इजी स्टेटमेंट है। अपना मंत्र बहुत सिंपल है, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस ऊपर और प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस नीचे। दोस्तों इसी उसूल पे, इसी मंत्र पे आधारित है अपना लॉ और इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल का स्टेटमेंट बहुत सेम टू सेम लिखना है आपको। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी वो जो अदर थिंग्स हमने अभी भी पढ़ी ना पिंस ईट लॉट में, वो है इसकी अदर थिंग्स। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, ये सारी अदर थिंग्स कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये सब चेंज होगी तो इसका लॉ सही हो जाएगा। क्या है इसका लॉ? हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। बेसिकली higher smaller lower larger, higher smaller lower larger, higher smaller, अरे higher smaller, अरे higher smaller, अरे higher smaller lower larger, higher smaller lower larger, higher smaller, अरे higher smaller। पूरे स्टेटमेंट को दिमाग में फिट करने का एक ही फॉर्मूला, HSLL, HSLL, HS। According to Professor Alfred Marshall, other things remaining equal, HSLL, that is higher the price of the commodity, smaller is the quantity demanded, lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded। जब प्राइस हाई है तो डिमांड स्मॉल है, HS। जब प्राइस लो है तो डिमांड लार्ज है, लोअर लार्जर, लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर, लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर। दिमाग में एकदम इजीली फिट हो सकता है। ये आखिरी लाइन बहुत सिंपल सी, वापस से एक बार बोलता हूं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। याद कैसे रखोगे? HSLL, हायर क्या? प्राइस, स्मॉलर क्या? डिमांड, लोअर क्या? प्राइस, तो लार्जर क्या? डिमांड। अरे समझा क्या? 2 मार्क का है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या समझाता है? इन अदर वर्ड्स, other factors remaining constant, if the price rises demand falls। प्राइस अगर राइज हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। और डिमांड जो है वो राइज होगा जब प्राइस फॉल हो जाएगा। समझा क्या? प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर और प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। Thus
आखिरी लाइन, जड़ी बूटी लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, पूरे लॉ की जान है ये लाइन। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये प्राइस और डिमांड का रिश्ता इनवर्स है। जब प्राइस ऊपर होता है तो डिमांड नीचे, और जब प्राइस नीचे होता है तो डिमांड ऊपर। दैट इज व्हाई दिस रिलेशन इज एन इनवर्स रिलेशनशिप व्हिच assumes that when higher is the price, the smaller is the quantity, and lower is the price, larger is the quantity. याद रहेगा स्टेटमेंट एवरीबॉडी। दोस्तों ये स्टेटमेंट आपको 2 मार्क्स दे सकता है और बहुत इजीली सबको 2 मार्क्स मिल सकता है। हाइयर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर, यही आपको लिखना है। राइज पे फॉल लिखना है, फॉल पे राइज लिखना है, काम खत्म है। बहुत इजीली एवरीवन कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल सा है, assumptions ऑफ द लॉ। व्हाट आर assumptions, पहले वो समझो। assumptions का मतलब क्या होता है? कंसीडरेशंस। assumptions का मतलब होता है धारणाएं। assumptions का मतलब वो जो अल्फ्रेड मार्शल सोच रहा है, वो जो अल्फ्रेड मार्शल मान रहा है। अल्फ्रेड मार्शल हाइयर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर को प्रूव करने के लिए कुछ चीजों को मान के चल रहा है। वो बोलता है कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर यही है कि प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। लेकिन ये कब सच होगा? जब मैंने जो अज्यूम किया है वो सच होगा। क्या अज्यूम किया है उसने? ध्यान से देखो, उसने अज्यूम किया है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। उसने अज्यूम किया है कि एक्सपेक्टेशन में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। उसने अज्यूम किया है कि टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए। उसने अज्यूम किया है कि टैक्स भी सेम रहेगा। उसने अज्यूम किया है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। बेसिकली अगर ध्यान से ये पॉइंट को देखोगे तो आपको याद आएगा पिन सीट लॉट। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले फैक्टर्स देखे, हमने जो अभी अभी डिटर्मिनेंट्स देखे, ये भी वही हैं। बस फर्क ये है कि उसके आगे नो चेंज और कांस्टेंट लिख दिया गया है। नो चेंज और कांस्टेंट से क्या होता है मतलब? नो चेंज और कांस्टेंट से मतलब ये होता है कि अल्फ्रेड मार्शल बोलता है कि फैक्टर्स बदले तो डिमांड बदल जाएगा और मेरा लॉ गलत साबित हो जाएगा, तो फैक्टर्स बदलना नहीं चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन फैक्टर्स। फैक्टर्स सच एज प्राइस, फैक्टर्स सच एज सब्स्टिट्यूट गुड्स, फैक्टर्स सच एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फैक्टर्स सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, ये सारे फैक्टर्स कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आंसर के नाम में अपन ने लिख दिया है क्या? नो कांस्टेंट प्राइस। क्या? नो कांस्टेंट प्राइस। क्या? नो। तो हर जगह नो 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 ही लिखना है आपको। आपने अगर पिंस इट लॉट के पॉइंट्स याद कर लिए ना, तो कोई भी पॉइंट लिखो और आगे लिख दो नो, नो चेंज। आपने जो पॉइंट याद किया है चलेगा, उसके आगे लिख दो नो चेंज, या कांस्टेंट लिख दो तो भी चलेगा। आपको सिर्फ लिखना है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इफ द प्राइस चेंजेस द डिमांड विल चेंज, एंड दैट इज व्हाई ही अज्यूम्स दैट द प्राइस शुड नॉट चेंज। आपने बाइट किया साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो वहां लिख दो नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, और नीचे क्या लिखोगे, अंदर क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज बिकॉज इफ साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस डिमांड माइट चेंज, एंड दैट इज व्हाई ही अज्यूम्स दैट साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। सिंपल। ओन वर्ड्स में पूरा लिखने का, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी assumptions, क्योंकि assumptions ऑलरेडी आप पिन सीट लॉट में पढ़ चुके हैं। assumption में वही फैक्टर्स हैं, वही पॉइंट्स हैं, सिर्फ क्या लिखना है? नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। क्या? नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। क्या? नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। अरे समझा क्या एवरीबॉडी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और इस आंसर का, ये लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड है ना दोस्तों, 8 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क के लिए आता है? 8 मार्क के लिए। और जब ये 8 मार्क के लिए आता है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इसका शेड्यूल, इसका डायग्राम भी अच्छे से बनाएं। इसका शेड्यूल, डायग्राम और उसके एक्सप्लेनेशन का आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है। मैं हमेशा लॉ पढ़ाने के टाइम पे ये बार बार याद दिलाते रहता हूं, और आगे भी जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो भी याद दिलाऊंगा दैट एक लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन, जो अभी अभी अपन ने पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा? दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल in his book Principles of Economics published in 1890. This law explains functional relationship between price and quantity demanded. खत्म। बराबर। फिर अपन ने देखा स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट तो अपन ने एकदम नल्ले पाव जैसा बाहर कर लिया है। HSLL, हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर according to Professor Alfred Marshall, higher the price, smaller the demand, lower the price, larger the demand. याद है? और अभी अभी अपन ने क्या देखा? assumptions देखा। assumptions के अंदर सारे पिन सीट लॉट के पॉइंट थे और हमें सिर्फ क्या लिखना है उसमें, नो चेंज। लेकिन ये जो अपना फॉर्मेट है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, शेड्यूल एंड डायग्राम। आपको कभी भी लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल, लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम बाय हार्ट ही नहीं करना पड़ेगा। इतना सिंपल और इतने इजी ट्रिक के साथ आपको ये दिमाग में फिट करना है। इट इज अ वेरी सिंपल वन। दो कॉलम्स बनाने हैं, प्राइस और क्वांटिटी। पहला कॉलम प्राइस, दूसरा कॉलम क्वांटिटी। शेड्यूल बना रहे हो आप लॉ ऑफ डिमांड का, सबसे इजी तरीका 1 2 3 4 5, सिंपल। ये क्या है, प्राइस है। क्वांटिटी 5 4 3 2 1, खत्म। बहुत सिंपल है, कुछ बाहर टेक्स्ट बुक से करने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी बाहर करने की जरूरत। तुम बोल रहे अरे यार सर ये तो बहुत ज्यादा आपने सिंपल कर दिया, इसका मार्क्स मिलेगा क्या? तुमको डर है ना, तो भी मत डरो, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को प्रूव क्या करने का है, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे। ये अपना मंत्र है ना, लॉ तो यही बोलता है, हाइयर द प्राइस स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी डिमांड। और यहां पे भी अपन वही प्रूव कर रहे हैं कि जब प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है, 1 रुपए पे 5 किलो, और जब प्राइस ज्यादा है 5 रुपए तो डिमांड कम है 1 किलो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर तुमको लगता है नहीं फिर भी नहीं है सर, नहीं है ये महाराष्ट्र बोर्ड वालों का क्या ऐसा कुछ लफड़ा कर दिया, तो डरने का बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, डरने का बिल्कुल नहीं। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या बता रहे अपन? अपन यही बता रहे कि जब 10 रुपया है तो 50 किलो है, और जब 50 रुपया है तो 10 किलो है। जब हाइयर प्राइस है तो स्मॉलर डिमांड है, हाइयर प्राइस है तो स्मॉलर डिमांड है, हाइयर प्राइस है तो, और जब लोअर प्राइस है तो लार्जर डिमांड है, लोअर प्राइस है तो, सिंपल है। जैसा लॉ बोलता है वैसा ही शेड्यूल बनता है, खत्म। फिर भी तुमको अगर ऐसा लगता है तो टेक्स्ट बुक जिंदाबाद, जो टेक्स्ट बुक में वो बनाएंगे तो भी कोई कुछ पाप लगने वाला नहीं। इसका डायग्राम कैसा बनाते हैं सर? सर डायग्राम के लिए एक एक्स एक्सिस बनाओ, एक वाई एक्सिस बनाओ। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड पूरा लिख देना, और बाजू में पी राइस। समझे क्या? जैसा आपका डब्बा वैसा आपका डायग्राम, जैसा शेड्यूल वैसा डायग्राम। तो देखने का ध्यान से, अच्छा ऐसा है क्या, कैसा है, मस्त। 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। अरे समझा क्या? पक्का समझ रहा है? जैसा ये रहेगा वैसा ये बनाने का, अगर कुछ और नंबर लिखा है तो वैसा लिखने का, टेंशन लेने का नहीं। अभी मैंने ये लिखा है ना 10 20 30, तो मैं वैसा डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बनेगा सेम ही, तुम कैसा भी नंबर लिखो सबका डायग्राम सेम ही बनेगा। अगर तुमने इनवर्स रिलेशनशिप शो किया है तो, तुमने इधर अगर इनवर्स किया है ना तो तुम्हारा डायग्राम परफेक्ट ही बनने वाला है। 10 रुपए पे कितना है, 50, तो ये 10 रुपया है मेरा, 10 रुपए पे 50 बराबर। भाई 20 रुपए पे कितना है, 40, 20 रुपए पे, ओह 30 रुपए पे कितना है भाई, 30, ओह 20 रुपए पे कितना है, सॉरी 40 रुपए पे कितना है, 20, बराबर।
और 50 पे कितना है? समझा क्या दोस्तों? अल्टीमेटली जब ये बन गया तो ये अपने पॉइंट्स है, समझ में आ रहा है? यू विल ड्रॉ लाइन अक्रॉस दीज पॉइंट्स, और ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे अपन? डी डी, डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम, अल्टीमेटली अपना डायग्राम है ना, दिमाग में फिट कर लो, एक लाइन है बस, ये लाइन नीचे आती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, खत्म। कोई भी नंबर डालो, लाइन ऐसी ही बनेगी, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। Got it everyone? You have to show the inverse relationship between price and quantity demanded. समझा क्या everybody? कुछ डाउट है दोस्तों? इसके नीचे क्या लिखने का वो भी बहुत सिंपल है। इसके नीचे आपको दो दो लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखना है। शेड्यूल के नीचे लिखने का, वी कैन सी दैट at 10 rupees the demand is 50 kg, at 20 rupees the demand is 40 kg. When there is further rise in price to 50 rupees, the demand falls to 10 kg. Thus, this shows inverse relationship between price and quantity demand. Diagram के नीचे we can see that on x-axis there is quantity demanded, on y-axis there is price. बराबर? When we plot the points, we can see a demand curve DD which slopes downwards from left to right, which shows downwards from, याद रहेगा क्या everyone? पक्का समझ रहा है? शेड्यूल डायग्राम एक्सप्लेनेशन तक समझा क्या? एकदम क्लियर। देखो हर चीज का मार्क्स है, छोटा 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 टुकड़ा करके बड़ा आंसर पढ़ोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। अगर आप बार बार नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। You have to remember that you have to repeat, and you have to repeat because you have to remember. अगर आप बार बार नहीं पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा आता है, लेकिन जब एक्चुअल में एग्जाम के टाइम पढ़ने बैठोगे तो भूल जाओगे। सो इट इज वेरी मच एसेंशियल कि आप ये फॉर्मेट में ही पढ़ो 8 मार्क का आंसर। पहले इंट्रोडक्शन दिमाग में फिट करो, लिख के प्रैक्टिस करो, फिर स्टेटमेंट लिख के प्रैक्टिस करो, फिर शेड्यूल डायग्राम खुद बनाओ बैठ के। ऐसा मन में मत सोचो टेक्स्ट बुक हाथ में खुला रख के क्या आ जाएगा बना लूंगा। शेड्यूल डायग्राम बनाओ खुद, उसके नीचे दो दो लाइन लिखने जम रहा है क्या एक्सप्लेनेशन वो देखो, एंड देन मूव टुवर्ड्स अजम्पशंस और एक्सेप्शंस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं एवरीवन? चलिए आखिरी पार्ट पे आते हैं अपन। द आखिरी पार्ट इज नथिंग बट अवर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और जब अपन एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से किसके खिलाफ है? लॉ के खिलाफ है। लॉ तो बोलता है हाइयर स्मॉलर लोअर लार्जर, हाइयर स्मॉलर, अरे हाइयर स्मॉलर, अरे हाइयर स्मॉलर, अरे हाइयर स्मॉलर। लेकिन हर बार जैसा लॉ कहे वैसा हो ये जरूरी नहीं है, और लॉ के खिलाफ भी कई चीजें चली जाती। There are many things which go against the law. There are many cases against the law, and that is why here we have some exceptions of law of demand. आंसर का नाम हाई जीपीएस, आंसर का नाम हाई जीपीएस, आंसर का नाम हाई जीपीएस। हाई जीपीएस बोले तो क्या? एक्सेप्शंस, जहां हाइयर के जगह स्मॉलर और लोअर की जगह लार्जर नहीं होता। ये कुछ ऐसे केसेस हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बताएंगे कि हर बार जो अल्फ्रेड मार्शल कहे वो सही नहीं हो सकता। H फॉर हैबिचुअल गुड्स, I से इग्नोरेंस, G से जिफिन्स पैराडॉक्स, P से प्रेस्टीज गुड्स और प्राइस इल्यूजन, और लास्ट पॉइंट है S से स्पेक्यूलेशन। S से क्या है? स्पेक्यूलेशन। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हैबिचुअल गुड्स, जिन चीजों की आदत हो जाती है उसमें भाव नहीं देखा जाता, और ऐसे केसेस में दोस्तों डिमांड बढ़ती ही रहती है। अगर भाव ज्यादा है तो भी डिमांड बढ़ती है। अविनाश, हमने कोविड के टाइम पे देखा बेवड़े लोगों को लाइन लगा लगा के दुकान पे दारू खरीद रहे थे, बियर खरीद रहे थे, शराब खरीद रहे थे। वाई? बिकॉज वो एक आदत बन चुकी थी, प्राइस नहीं देख रहे थे, वो आदत को संभाल रहे थे। एंड दैट इज वाई
ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टेन गुड्स लाइक टीज परचेज्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन एट अ हायर प्राइस। अगर हायर प्राइस है तो भी लोग डिमांड करते हैं। यहां पर HSLL गलत साबित हो जाता है। लॉ तो बोलता है हायर पे स्मॉलर होना चाहिए, लोअर पे लार्जर होना चाहिए, लेकिन यहां हायर प्राइस है तो स्मॉलर डिमांड की जगह डिमांड और हायर है, तो लॉ फेल हो गया और वही यहां पर एक्सेप्शन में बोला गया है। दूसरा, आई से इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? तो इग्नोरेंस का मतलब बड़ा सिंपल है दोस्तों, पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस। दिस में हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अदर प्लेसेस। वो गया ही नहीं ना दूसरे किधर पूछने, वो पहली दुकान में गया, वहीं पे पैसा दिया और ले लिया, उसको मालूम ही नहीं कि दूसरी जगह सस्ते में भी मिल रहा हो सकता है। एंड दैट इज व्हाई आई फॉर इग्नोरेंस is also one of the important exceptions of law of demand. H for habitual goods, I for ignorance. H for habitual goods, I for ignorance. Hi GPS, hi GPS, hi habitual goods और I for ignorance. अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दिखने में बड़ा है, समझने में बहुत इजी और सबसे आसान है। जी से जिफिन्स पैराडॉक्स। इसको जिफन बोलो, गिफन बोलो, जो समझता है बोलो, लेकिन दिमाग में कॉन्सेप्ट को फिट कर लो। सर रॉबर्ट जिफन या सर रॉबर्ट गिफन, ये एक ऐसे विशेष इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अल्फ्रेड मार्शल के लॉ की मजबूत एक्सेप्शंस ढूंढे, और उसी में से एक यहां पर आपके सामने है इंफीरियर गुड्स के बारे में। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी क्वालिटी खराब होती है। सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया इंग्लैंड के अंदर कि ब्रेड सस्ता था लेकिन लोग नहीं खरीद रहे थे। लॉ तो बोलता है हायर स्मॉलर, लोअर लार्जर, लोअर, तो ब्रेड के केस में लार्ज होना चाहिए था डिमांड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जो सस्ता ब्रेड था लोगों ने उसको नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब थी, वो इंफीरियर था, वो खराब क्वालिटी का था, और इसीलिए ब्रेड लोगों ने खरीदना पसंद नहीं किया। लोग तो यही कह रहे थे कि यार क्वालिटी अच्छी चाहिए, खराब होगा लेकिन सस्ते में होगा तो क्या हम खरीद लेंगे? हम खराब माल फ्री में भी नहीं खरीदेंगे। और इसीलिए यहां पर सबसे बड़ा एक्सेप्शन सामने आता है कि इंफीरियर क्वालिटी गुड्स होते हैं तो लोग लार्ज डिमांड नहीं करते हैं। इनफैक्ट वही लोगों ने क्या किया, अपने परचेजिंग पावर से सुपीरियर क्वालिटी का मीट खरीदना पसंद किया, क्योंकि मीट का क्वालिटी अच्छा था, और इसीलिए उन्होंने अपने परचेजिंग पावर से महंगा क्वालिटी का चीज खरीदना पसंद किया। तो यहां पर पूरी तरह से लॉ जो है वो फेल हो गया। सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व्ड दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। ही नोटेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइंड पीपल डिड नॉट बाय मोर ऑफ इट। ब्रेड सस्ता हो गया लेकिन लोगों ने नहीं खरीदा, और इसीलिए विद द परचेजिंग पावर दे प्रेफर टू बाय सुपीरियर गुड्स लाइक मीट। दिस इज नोन एज जिफिन्स पैराडॉक्स। जिफिन्स पैराडॉक्स यानी अपोजिट वैल्यूज हायर स्मॉलर लोअर लार्जर के खिलाफ जाता है ये इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स। ये अलग से 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। जिफिन्स पैराडॉक्स जो अपोजिट समझाता है आपको, जो समझाता है आपको कि किस तरह से ब्रेड और मीट के एग्जाम्पल से यह साबित होता है कि इंफीरियर क्वालिटी गुड्स खरीदे नहीं जाते। डन डन डन। आखिरी कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, पी से प्रेस्टीज गुड्स और पी से प्राइस इल्यूजन। प्रेस्टीज गुड्स स्टेटस से जुड़े होते हैं। एक समाज में, एक सोसाइटी में आप रहते हैं तो आपको लगता है कार तो मेरे पास भी होनी चाहिए, फिर महंगी है तो भी आप खरीद लेते हैं। यार आईफोन तो मेरे पास भी होना चाहिए, सबके पास है, तो महंगा है तो भी आप खरीद लेते हैं। जब प्रेस्टीज गुड्स होते हैं ना तो उसमें भाव नहीं देखा जाता। सोना चांदी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो महंगी हैं तो भी लोग खरीदते हैं, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है, वो प्रेस्टीज गुड्स है। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल, सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन इफ देयर प्राइसेस आर हाई। समझा क्या? इसी के अलावा दोस्तों प्राइस इल्यूजन, कुछ चीजों का भ्रम हो जाता है। अपने दिमाग में एक अलग ही वहम होता है कि ब्रांडेड है तो अच्छा ही रहेगा, महंगा है तो क्वालिटी रहेगा भाई, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी, देयरफॉर डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद अ राइज इन देयर प्राइसेस। फॉर एग्जांपल, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स व्हिच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट अ हायर प्राइस। हम देखते हैं बड़े बड़े शोरूम में क्रोमा के, पूमा के, इस पे लाइनें लगी रहती हैं, महंगा है तो भी लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस इल्यूजन है, और यहां पर लॉ फेल हो जाता है। लॉ बोलता है हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, इधर तो हायर प्राइस पे भी हायर ही डिमांड है,
एंड दैट इज व्हाई दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आखिरी पॉइंट की बात करें तो आता है स्पेक्यूलेशन। हाई जीपीएस, हाई जीपीएस, हाई जीपीएस, हाई जीपीएस, हाई हैबिचुअल गुड्स, इग्नोरेंस, जी से डिफेंस पैराडॉक्स, पी से दो प्रेस्टीज गुड्स और प्राइस इल्यूजन, प्रेस्टीज गुड्स और अरे प्रेस्टीज गुड्स और आखिर में एस से स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एक्सपेक्टेशंस। जब हम स्पेक्यूलेट करते हैं कि अरे भाव बढ़ने वाला है, अरे भाव बढ़ने वाला है, अरे भाव बढ़ने वाला है, तो हम अभी ही ज्यादा खरीद लेते हैं ये सोच करके कि आगे बढ़ जाएगा। जमीन के भाव, फ्लैट के भाव, बिल्डिंगों के भाव में ऐसे ही हो रहा है ना। अभी महंगा है लेकिन फिर भी लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि और बढ़ेगा। सोने का भाव, गोल्ड का भाव, लोगों को लगता है और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और इसलिए लोग खरीदते जाते हैं। समवेयर और द अदर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट व्हेन यू स्पेक्यूलेट प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, आप अभी ज्यादा खरीदते हैं, अभी की डिमांड पे असर डालते हैं। And that is why because of speculation, even if it is higher now, you go on purchasing more and more. तो यहाँ पे दोस्तों हमने सारे एक्सेप्शंस देखे। H for habitual goods, I for ignorance, G for सबसे मेन पॉइंट Giffen's paradox, P से 2 पॉइंट्स prestige goods and price illusion, and lastly speculation. See, there are many answers from chapter 3A demand analysis. मैंने चुन के 2 इंपॉर्टेंट आंसर इसलिए कराया क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट आंसर पढ़ोगे ना तो बाकी छोटे मोटे आंसर भी करना आसान हो जाएगा। जैसे टाइप्स ऑफ डिमांड, सीआईडी, 5 पॉइंट का छोटा सा आंसर है। जैसे वेरिएशन एंड एक्सपांशन वाला, याद है क्या? वेरिएशन और चेंज, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। आप लोगों को कुछ भी डाउट है ना, प्लेलिस्ट में जाके आपको सब इंडिविजुअल वीडियो मिलेंगे, 1.5x पे देख सकते हो, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि 3A को ऐसा पढ़ो ना कि उसके 25-30 मार्क्स जो तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स में आते हैं ना, वो पूरे कवर हो जाए तुम्हारे यूनिट टेस्ट वगैरह के। और बोर्ड एग्जाम में तो यार 8 मार्क्स कंफर्म ये चैप्टर देता ही है, और 3B के साथ तो 16 मार्क्स का बन जाता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू प्लीज रिवाइज इट प्रॉपरली, थॉरली फ्रॉम द प्लेलिस्ट, एंड राइट एंड प्रैक्टिस। डन 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 डन। थैंक यू वेरी मच।